Hello everyone, my name is Srishti Jayant Deshmukh. This video clip is going to be about एग्जैक्टली करना क्या है, स्ट्रैटेजी क्या करना है, द सिलेबस ऑफ दिस एग्जामिनेशन. देखिए घंटे मैटर नहीं करते. आई एम एबल टू डू इट. इफ आई वाज एबल टू डू इट, आप भी कर सकते हैं. द फेजेस ऑफ एग्जामिनेशन, माय टिपिकल स्टडी डे, मेड माय ओन नोट्स ऑन इट. सोने के पहले आधा घंटा अपना दिन जो है दूसरा वो आप प्लान कर लीजिए. क्या करंट अफेयर्स. देखिए अगर हम अभी आपसे बात कर रहे हैं तो वहाँ कोई दिल्ली में बच्चा बैठा है जो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत खोल करके दूसरा पेज पूरा रट रहा होगा. आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते. मोटिवेशन. वाई डू यू वांट टू जॉइन द सिविल सर्विस, वाई डू यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम. तो छोड़ दो यार, मुझे भी बोलना है. टेस्ट सीरीज add value to your answer. अभी the economic survey is out, but then the continuous support of my friends and the teachers that I came in contact with, they made me believe घंटे तो मैटर नहीं करते हैं. This is like the first thing. You focus on remembering and reproducing that thing. So एक priority set कर दीजिए अपने दिमाग में कि UPSC मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है. In case आप finalize कर चुके हैं. मम्मी से I used to talk, उनके हाथ पे खाना खाती थी. पापा से बात, I have a little brother. तो उससे सब मस्ती करना and all that. तो that thing is equally important. For prelims, I started with the NCERTs. As I said, वो पूरा everyone. My name is Srishti Jayant Deshmukh. मैंने कैसे शुरुआत की, या स्कूल में थोड़ा सा दिमाग में था. तो हाँ, स्कूल में थोड़ा सा कहीं सोचा था, कहीं शायद पढ़ लिया होगा, कहीं सुन लिया होगा कि नहीं IAS ऑफिसर नाम की कोई चीज़ होती है. लेकिन तब ये भी नहीं पता था कि यार UPSC नाम की कोई एग्ज़ाम है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, उससे और भी पोस्ट में आप सिलेक्ट हो सकते हैं. ऐसा कुछ नॉलेज नहीं था. जब मैं अपने कॉलेज लेवल में आई, जब कॉलेज में एडमिशन लिया, मैंने भोपाल से ही प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से केमिकल इंजीनियरिंग किया है. और उस दौरान मुझे जब मैंने सोचना शुरुआत की कि क्या बनना है, कंटेम्पलेट किया कि एग्जैक्टली क्या करियर चाहती हूँ, तो लगा कि यार कहीं जो पुरानी ड्रीम थी, एक जो सपना था, वो अभी उसको सामने लाना चाहिए. फिर इस बारे में और पढ़ा. सो यहाँ पे बैठ के आई वाज जस्ट कंटेम्पलेटिंग कि कुछ तो छोड़ दो यार, मुझे भी बोलना है, मुझे भी बोलना है. एंड देन आई एंड अप थिंकिंग एंड आई एम रियलाइजिंग that most of us who land up with good marks, good ranks, most of us do similar things when we study. Many a times we know how to write answers, we know what books to read, we know our materials, but we are unable to capture our day. So we have one single day and that is our sprint. देखिए एक बात क्लियर है, UPSC मैराथन है. मैराथन है क्योंकि प्रीलिम्स है, उसके बाद यू क्वालिफाई, फिर मेंस है, फिर पर्सनालिटी टेस्ट है. एक साल की तो पूरी एग्ज़ाम है. और उसके पहले इफ़ यू प्रिपेयरिंग फ्रॉम 1 year or so, यू हैव अ मैराथन. बट योर एवरी सिंगल डे इज़ अ स्प्रिंट. हर दिन तेज़ भागना है. सो टू स्ट्रक्चर योर डे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज फॉर द पीपल हु हैव डन देयर प्रीलिम्स एंड हु आर नाउ गोइंग टू अपीयर फॉर मेंस, और फॉर द वंस हु विल बी अटेम्प्टिंग प्रीलिम्स नेक्स्ट ईयर, अपने दिन को कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है. यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट फाइंड आउट कि आपका टाइम जाता कहाँ है. मेनी टाइम्स वी डोंट नो, टाइम जस्ट फ्लाइज. Went to the class, given the test, खत्म. खाना खाया, थोड़ा entertainment किया and that's done. ऐसा मत होने दीजिए. Just control your day. Find out कि every single day what's happening in my day, okay? And in that day you have to structure it. Like I used to start with reading the newspaper. थोड़ा सा boost of the day हो जाता है. So I started with reading newspaper, and then थोड़ा सा उससे note making किया, editorial से. Then I moved on to the static portion, and I kept one particular set of my day for answer writing. See, everything, if you go through my marks, I got like 417 GS and a little bit decent in socio as well. I think, but if you go through my prelims marks, I scored 104, which was just like 6 marks more than the cutoff. So 3 questions aate and I would not have been here. So what I did was, I tried to analyze my mistake. कि वो mistake अगर हो रही है तो why is it happening? Whether it is a knowledge gap कि something I have not studied, या फिर इट इज़ एन ओवर रिस्क कि नहीं भी पता है, 1 in 3 लग रहा है, बट स्टिल आई एम अटेम्प्टिंग इट. सो आई वुड से इफ यू आर फेसिंग सच अ प्रॉब्लम क्लोज टू द एग्जामिनेशन, डोंट गेट बॉग डाउन. वर्क ऑन आइडेंटिफाइंग वाई यू आर मेकिंग इट रॉन्ग. मेरी जर्नी के बारे में अगर कुछ कहूँ कि कैसे मैंने UPSC की सिविल सर्विस जो परीक्षा है वो पास की और अच्छी रैंक हासिल की, तो सबसे पहले तो ये बता देती हूँ कि कोई भी UPSC एस्पिरेंट जो पढ़ाई करता है, मैं भी वैसे ही हूँ, और उस वक्त ये लगता था कि बस लिस्ट में अपना नाम देख लूँ, है ना, कभी सब बस देख लूँ कि चलो एक कुछ सिलेक्ट हो गई हूँ. तो मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेजेंट सरप्राइज़ था कि मैं अच्छी रैंक ले पाई. और उसके लिए ना केवल मम्मी पापा के आशीर्वाद और पूरे परिवार का साथ, और कुछ खास दोस्त रहे जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया
और उसके अलावा कुछ टीचर्स, मेंटोर्स जिनके मैं कांटेक्ट में रही, तो उन सबको मैं इस चीज़ का मैं कहूँगी जो कहते हैं श्रेय देना चाहूँगी मेरी सफलता के लिए। When I came to the second year of my college, it was then I started contemplating exactly what career I want to really step into. And then there was a childhood dream somewhere, I might have read somewhere, I might have listened to it, कि you have to become an IAS officer, ऐसा कुछ था. तो फिर कॉलेज में आके उस ड्रीम को मैंने कहा इसको आगे बढ़ाते हैं. I started reading about it, कैसे पढ़ाई होती है, क्या नोट्स होते हैं. I could not go to Delhi while I was in the college. तो फिर मैंने कहा कि नहीं, यहीं से पढ़ाई शुरू करती हूँ. तो जो भी मुझे वहाँ क्लासेस मिली, जो भी ऑनलाइन मुझे मिला कंटेंट, वहाँ से मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया. कई सारे टॉपर्स का वीडियो मैं भी देखती थी कि क्या पढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो उनसे सीखती थी. ऐसा सीख के 1-2 साल पढ़ के अटेम्प्ट दिया अपना लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर मैंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया. And with God's grace, I've been able to clear it. Because we do expect, like, finally come to know, we'll get a name in the list. But getting such a good rank and being in top 10 is like a dream come true. My parents made me feel that will I be able to make it? But then the continuous support of my friends and the teachers that I came in contact with, they made me believe that somewhere down the line maybe I'll be able to make it. So I owe all of this to these people in my life. Despite whatever we score in our school days, we almost forget what we read, the social sciences that we read till 10th standard. So when we go into the college and seriously start taking the UPSC preparation, we start from a fresh slate. So probably at that point, no matter how much we have scored in our 10th, 12th or whatever, it doesn't matter. It doesn't matter. Since we are from science background, we have an initial fear that will we be able to make it? Because when humanities background, they do have a touch of, studies from history, geography. So they keep studying these subjects in their graduation itself. Okay. What his question was like, how did we manage? So I'll say it is challenging. Since I graduated last year, it was really challenging. I had to manage the college and this together. So, but then I'll say there's this, something burning inside you that pushes you every morning, and Absolutely. it tells you that, and you have to decide, you have to give a priority. I said to myself that no, college really does not matter. What matters to me is UPSC. Such घंटे तो matter नहीं करते हैं. This is like the first thing. Because कितने topics हम cover कर पा रहे हैं. Because we allot some topics, like we do plan. एक वीकली बना लिया या एक डेली प्लान बना लिया. सो प्लान अकॉर्डिंग टू दैट एंड वट एवर टाइम दैट टेक्स पुट इन. If your topic gets over in 2 hours, you have spare time to invest in something else. Right. So don't go for hours. How you can mentally train yourself to read and remember. That is what is important. It's way better that you focus on remembering and reproducing that thing. So tests come in here, and when we start, I'd also like to add UPSC syllabus and the previous year papers. These are like the guide for the ultimate guide, because you have to have a copy of UPSC syllabus and a couple of previous year papers and keep checking on them, and they tell you what exactly is the standard of questions that are going to appear in the exam. Originality is really important, and कई बार हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं. मतलब इंटरव्यू में जाने के पहले ऐसा लगता है पता नहीं क्या पूछ लेंगे, कुछ something we won't be able to answer. So 2 things that the interview board is really cordial. They like my personal experience was the chairperson, the ma'am, she was really cordial and she supported me through the entire process, and it was a really good experience. So I came out thinking, acha, my interview is over, the UPSC one, which I was saying was going to be the biggest one. So it's really a cordial atmosphere. So you don't have to worry. Just be yourself and just try to answer. Even if you don't know a question, you can say that, ma'am, I don't know right now, and I'll check on it or I'll read it. So probably these things can be said there. मैं कहूँगी इंटरव्यू आप दे रहे हैं, जैसे मीडियम आप हिंदी भरते हैं, अगर आपका माध्यम भी मेंस में हिंदी रहा है तो आप हिंदी में ही प्रेफर करेंगे देना. तो आप उसी आत्मविश्वास के साथ बोलिए. अगर इंग्लिश में वो पूछ रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे ख्याल से आप पोलाइटली एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मैम सर मुझे नहीं समझ आ रहा है, और मैं प्लीज़ अगर आप मुझसे हिंदी में पूछेंगे तो मैं सवाल का ज़रूर उत्तर दे पाऊँ. वो एक जो पेन पॉइंट आएगा, 1-2 सेकेंड्स जब हमें लगे कि हम फंस गए हैं, उस वक्त भी आपको अपने आप को, मैं कहती हूँ, मोटिवेट रखना है. उन 2-3 सेकंड्स में अपने आप को बताना है कि नहीं, कोई बात नहीं, मेरे साथ भी ऐसे मोमेंट्स आए, पर मैंने अपने आप को कंपोज कर लिया कि कोई बात नहीं. तो उस वक्त आप अपने आप को कंट्रोल कर लें. I was also not good in maths. Okay. Like maths was not my friend. Maths didn't like me. I tried to like it, but it didn't. Okay. तो कैसे टैकल करना है? CSAT का ये कहूँगी, first good thing for you, anybody who's a beginner in maths and नहीं जम रहा है, it's a qualifying paper.
यू नो आपको उसमें पूरे के पूरे नंबर नहीं लाने हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाइए. You have to just get about I think 66 70 इतना मार्क्स लाना है. एम फॉर 100, एम फॉर समथिंग लाइक दैट. टॉपिक्स का बोलूँ तो मुझे भी थोड़ा मैथ्स का वो था, तो आई फोकस्ड ऑन द कॉम्प्रीहेंशन पार्ट. इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन पूछते हैं, तो आई अटेम्प्टेड दैट इन द पेपर. पहले मैंने वो क्वेश्चंस किए इंग्लिश वाले और लैंग्वेज वाले, वो कर लिए, तो आई नो कि हाँ वहाँ पे मुझे मार्क्स मिल जाएंगे. उसके बाद भी वेरी सिलेक्टिव व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर. जो क्वेश्चंस लग रहे हैं यार ये फटाक से हो सकता है, उनको आप जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए. तो पेपर अटेम्प्टिंग पे वर्क कीजिए. हमेशा हम ऐसा नहीं कर सकते, यू नो वी आर नॉट एनसाइक्लोपीडियाज, हम हर चीज़ पढ़ के नहीं जा सकते. तो थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाइए. आई डिड दिस, पहले इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन कर लिया, फिर आई न्यू कि हाँ आई हैड दिस 15-20 क्वेश्चंस विथ मी. फिर मैंने मैथ सेक्शन अटेम्प्ट किया, वहाँ पे जो इजी लगा वो किया. अनदर थिंग एक कहूँगी कि सीसैट जो पूछा जाता है मैथ्स, उसमें 10th तक का मैथ्स है. अभी इस साल और लास्ट ईयर का हाँ मैं कहूँगी कि थोड़ा सीसैट का लेवल हाई हो गया है, बट विथ रेगुलर प्रैक्टिस आप कर सकते हो. जैसे मैं संडेज को ऐसे लिखती थी, वैसे आप संडेज को कुछ सीसैट का 1 आवर आप निकाल लीजिए और उस दिन आप पक्के से सीसैट प्रैक्टिस कर लीजिए. कई बार हम इग्नोर करते हैं, किसी चीज़ से डरते हैं तो उनसे भागते हैं. उनसे भागिए मत. जो आपको डर लग रहा है जिस चीज़ का, उसको ज़्यादा फेस कीजिए, बी फेमिलियर विद दैट टॉपिक, और संडे टू संडे की प्रैक्टिसिंग आई थिंक हो जाएगा, इतना टफ नहीं है. So whether it is for prelims or for mains, 5 years 6 years पहले के सारे papers get it printed, अपने पास रखिए. हर दिन half an hour या 15 minutes वहाँ पे spend कीजिए. Go through the papers, go through the questions that they are asking you, and you will come to know exactly कि क्या demand है इस examination की. Right? Next thing which I'll talk about is कि मैंने एक अपनी छोटी सी डायरी, एक डेटा बुक टाइप की बनाई थी. कई बार whenever we read newspapers, we come across some facts. जैसे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ, उसमें फाउंड आउट कि चलिए 38% जो चिल्ड्रन हैं इंडिया के स्टंटेड, मालनरिश्ड हैं. ऐसा कुछ डेटा कभी भी आपको मिल सकता है न्यूज़पेपर में. समटाइम्स यू गेट कि पार्लियामेंट में इस बार इतना अटेंडेंस रहा है. कई बार यू गेट कि यू नो देयर इज दिस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विच इज कमिंग आउट विद सम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, and the government is also paying attention on it. तो ऐसा कुछ भी, if you get a ranking, if you get a fact, कोई भी डेटा आपको मिलता है, आप इसको अलग से अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं. I noted it down separately, और उससे होता क्या है, 2 चीज़ें होती. एक तो डायरेक्टली प्रीलिम्स में you can get some questions. मेरे ही नोट से मुझे एक क्वेश्चन आया, और क्या होता है जब अपने नोट से अपने आप को एक सवाल मिलता है ना प्रीलिम्स के उस दिन, बड़ा मज़ा आता है. तो एक था कि लॉ आई एम अनएबल टू रिकलेक्ट इंडेक्स ऑफ लॉ वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, उसका आंसर था आई एम अनएबल टू रिकलेक्ट एग्जैक्टली. तो एक इंडेक्स आता है जो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन निकालते हैं, दे यू नो दे एनालाइज इट एंड दे टेक आउट दिस इंडेक्स. तो यूपीएससी ने केवल इतना पूछा था कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस नाम का इंडेक्स निकालता है, बस इतना बताना है. और कहीं पे कहीं साल में कभी तो भी दे हैव मेंशन्ड, कभी आया होगा, कभी इंडिया में चर्चा हुई होगी, कहीं न्यूज़पेपर में आया होगा. आई जस्ट नोटेड इट डाउन इन माई डेटा बुक एंड फाइनली वो क्वेश्चन आया एंड आई वॉज एबल टू डू इट इन लेस देन 10-20 सेकेंड्स. तो ये आपको कॉन्फिडेंस तब भी आएगा जब आप लग करके न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, उनके खुद के नोट्स बनाएंगे, कंपाइलेशन से उसको रिवाइज करेंगे और पैक कर लेंगे. तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी. प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मेरे मार्क्स 105 थे. तो मुझे मतलब आप समझ रहे हो 98 कट ऑफ गया है. आई हैड अ डाउट कि 3-4 क्वेश्चंस वो सही नहीं जाते हैं तो एग्जैक्टली मेरा क्या होगा. लेकिन देयर वाज वन फेज ऑफ द प्रेपरेशन वेयर आई वाज वेरी श्योर कि यहाँ पे सच में कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती है, एंड दैट वाज द जनरल स्टडीज पोर्शन. एंड आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट आई स्कोर्ड 470 मार्क्स विच इज़ द हाइएस्ट दिस ईयर. तो ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जनरल स्टडीज़ के जो 4 पेपर हैं, दे आर सो इम्पॉर्टेंट एंड दे आर सो वर्केबल. यू कैन रियली वर्क विद इट एंड यू कैन एंश्योर कि येस यू विल गेट मार्क्स, क्योंकि सिलेबस एक अच्छे से यू हैव गॉट, दिस इज द सिलेबस, दीज आर द कीवर्ड्स, यहीं से सवाल आना है. अब आप थोड़ा और अंदर जाएंगे, आप जनरल स्टडीज़ 3 पेपर को पकड़िए. एक बार आप घर पे जाइए, प्लीज़ गो होम. लास्ट ईयर का जो पेपर था 2017 का, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दैट एंड कीप अ सिलेबस. आई टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, जो सीक्वेंस था ना क्वेश्चंस का, वो भी वैसा सीक्वेंस था जैसा सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दिस. कॉलेज आई केम अक्रॉस विद अ लॉट ऑफ टॉपर्स
and some of them had started preparing in the 3rd or 4th year of their graduation. That was the time when they had decided कि नहीं, this is the path जहाँ पे मुझे जाना है. So if you have decided to कि whatever graduation I am doing, this is not something where I am going to go or get a professional career, I'll be going into civil service. If you have finally decided, तो अपने दिमाग में prioritize कर लीजिए कि एग्जैक्टली मेरे लाइफ में कॉलेज के एग्ज़ाम के मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं या यूपीएससी में मेरा सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है. अब आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. 2nd ईयर में मैंने प्रिपरेशन नहीं शुरू की थी, तो मैंने इंजीनियरिंग की है, तो ऐसा रहता है CGPA बनता है, राइट? एंड इन ऑल ग्रेजुएशन वी हैव अ CGPA ओवरऑल. So for 1st and 2nd year, I studied heavily for my college. I got the highest marks in my university in 2nd year. अच्छे से scholarship good सब complete कर लिया. उसके बाद I decided कि नहीं, this is not the area. Chemical engineering is not something I'm going to pursue. और मेरे साथ दिक्कत ये भी थी, chemical engineering is not an optional for civil service. I had to choose something else. So उसका importance और कम होता गया. उस केस में preparing with the college में मुझे केवल एक चीज़ ने हेल्प किया है, एंड दैट इज़ ओनली प्लानिंग. व्हेनेवर द कॉलेज एग्जामिनेशंस यूज्ड टू कम, देखिए कोई भी ग्रेजुएशन आप कर रहे हो, वेदर इट इज़ इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज़ में तो चलिए 12 बजे छुट्टी हो जाती है, वी हैव टू बी देयर टिल 5. वट एवर यू आर डूइंग माई डियर फ्रेंड्स, आप टाइम स्क्वीज आउट कर सकते हैं अगर आप अपने दिमाग को कन्विंस करते हैं. तो कभी भी ये सोच के एग्ज़ाम का अटेम्प्ट मत दीजिएगा कि मैं देखता हूँ एग्ज़ाम कैसा है. आपको मैं चीज़ बता रही हूँ, हम अभी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं 2 घंटा, वहाँ पे दिल्ली में कोई बैठ के ना लक्ष्मीकांत निपटा रहा है. ये चीज़ की आप रियलाइजेशन हमेशा रखो. वो एक फियर दिमाग में रख दो कि वहाँ पे कोई है जो पढ़ाई कर रहा है, यहाँ पे अगर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो. और आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा वो आपका बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए. इस एग्ज़ाम को ऐसे मत दीजिए कि मैं लेके देखता हूँ कैसे सवाल. अगर ये लेके देखना ही है तो बस प्रिंट करा के घर पे दे दो यार, प्लीज़. डोंट वेस्ट योर अटेम्प्ट फॉर इट. आई टोल्ड माई सेल्फ दिस वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी माई बेस्ट अटेम्प्ट. 2 parts. One is negative thoughts and the other is about notes. See, negative thoughts come to us every single day and they might come to you every single hour. But I'll again repeat that you will get 5,000, please sit, that you will get 5,000 questions and 5,000 doubts in your mind. You just have to find that one single positive light which you get at the back end of the tunnel. आप जॉब कर रहे हैं, मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, आप मेरे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, आपके पर्सनल कंस्ट्रेंट्स होंगे, कुछ भी हो सकता है. हाँ, मैंने कहा ना, हम सब के अपने अपने अलग अलग चैलेंजेस हैं, पर उन चैलेंजेस में भी क्या आप अपना सब कुछ किसी एक ऐसे गोल के लिए दे सकते हो जो आप सच में अचीव करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो. Make your notes in plain A4 size sheet papers, because वहाँ पे we have to write in plain sheets. You're not going to get ruled pages. So let's practice from here. I made my notes there. पॉइंट फॉर्मेट में लिखती थी, और डिपेंडिंग ऑन दी डिमांड. कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर में कोई स्टेटमेंट रहता है विच यू फील यार दिस स्टेटमेंट कैन बी डायरेक्टली कोटेड इन माय आंसर एज अ कंक्लूजन और एन इंट्रोडक्शन. तो वैसे स्टेटमेंट्स को आप डायरेक्टली अपने नोट्स में लिख लीजिए. एक और चीज़ कर सकते हैं आप, कहीं पे डेटा आपको मिलता है न्यूज़पेपर में, यू नो कि 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज़ डन एनीथिंग, यू नो वी गेट सच डेटा. दिस डेटा कैन सब्सटेंशिएट योर आर्ग्यूमेंट इन योर आंसर. तो इस डेटा को अलग से आप एक नोटबुक में नोट कर लो, और जब भी आप उसका आंसर लिख रहे हो, कोट दैट डेटा वहाँ पे, प्रैक्टिस इट इन योर आंसर्स. एंड व्हेन यू ऐड टू योर नोट्स, कुछ भी नया जब आप लिख रहे हो तो बस थोड़ा सा पेजेस पलटा के पीछे देख लीजिए कि क्या लिखा है. हर दिन पूरा नहीं पढ़ना है, बट इवन इफ यू ग्लांस थ्रू दोज नोट्स, यू नो वो थोड़ा आपके दिमाग में रहेगा, वो दैट विल हेल्प यू इन रिविजन. तो डोंट टेक शॉर्टकट्स, make your notes. That will increase your comprehension of the topic. And I have observed कि जितना organized हमारे notes होते हैं उतने अच्छे और organized हमारे answers हो जाते हैं. So focus on that. Before you sleep, just take 15 minutes out to plan your day in advance, what topics you're going to cover. That way plan your time and manage your time. Work on how you speak and how you express yourself. We are into writing and learning. Speaking हम ज़्यादा करते नहीं हैं, you know, but in front of your mirror, just see how you are speaking. Just rehearse some answers. कुछ questions हो सकता है, you know, it's like very basic. Like, why do you want to join the civil service? This is a very common question that can come. तो ऐसे questions पे अपने answers ready रखिए कि मैं क्या बोलने वाला हूँ या वाली हूँ.
रिहर्स कीजिए, मैं रिहर्स करती थी मिरर के सामने खड़े होके. एंड द थर्ड पार्ट ऑफ इन पर्सनालिटी टेस्ट प्रिपरेशन इज द मॉक इंटरव्यू. लाइक फॉर मी, आई हैड नॉट गिवन एनी इंटरव्यू, सो फॉर मी इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊँ किसी के भी सामने आंसर देने में. तो आई टुक अप मॉक इंटरव्यूज. आई वेंट टू दिल्ली फॉर दैट. जो भी मुझे इंस्टीट्यूट के मॉक इंटरव्यूज मिले, आई सैट फॉर दैट. उसमें ये भी होता है कि हमारे कुछ वीकनेस होते हैं, कुछ तरीके में हम क्वेश्चंस हैंडल नहीं कर पाते, तो हमें समझ आ जाता है. दे टेल यू, दे गिव यू द फीडबैक, तो देयर यू कैन लर्न दैट. तो ऐसे करके प्रिपेयर योर डैफ, वर्क ऑन योर स्पीकिंग एंड गिव मॉक इंटरव्यूज. दिस 3-phase preparation will be good for the personality test. There'll be people who are watching or giving some other exam. तो एक basic thing है यार, have a big dream and don't fear. कई बार हम मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, छोटे शहर से होते हैं, लगता है बड़ा सोचेंगे तो पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं. लेकिन यार सच बताऊं, सोचना सबसे ज़रूरी है. सोचो, मेक योर ड्रीम and just लग जाओ. Be determined, be very positive. There are going to be obstacles, there are going to be challenges, but let me tell you, challenges are meant to be challenged. तो कुछ भी आ जाए डरे मत, बड़ा गोल रखिए. जितना बड़ा गोल है उतनी बड़ी मेहनत होगी, तो आप पक्का सक्सीड करोगे. ये प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम है. टाइम हम उतना लगा रहे हैं पर उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है. तो उसके लिए तो एक चीज़ ये की मैंने कि जितने भी डिस्ट्रैक्शन हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, जैसे कि हमारा फ़ोन सबसे बड़ा, उसका जो यूट्यूब का ऐप है, उससे जो रिकमेंडेड वीडियोस में हम चले जाते हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा मैंने कम किया. उसके अलावा और भी जितनी चीज़ों में हम इन्वॉल्व रहते हैं इंटरनेट पर पढ़ाई के अलावा, उनको मैंने थोड़ा सा लिमिट करने की कोशिश की. और दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं अपने आप को एक थोड़ा सा टाइम टेबल में बांधने की कोशिश की. जो दूसरा मेरा प्रिपरेशन का पिलर था वो था टेस्ट्स. देखिए, पढ़ते तो हम सब हैं, लेकिन हमें पता कैसे चले कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है. And another thing that really helps you in the entire prep is the debates, the big picture on Rajya Sabha TV. लेकिन एक चीज़ जिस पे I had confidence, that was answer writing. And I knew that mains was a thing जहाँ पे I can score good. It's actually good to join a test series because it helps you structure your information in one place. See, when we study, we don't study like we'll give first DS1, then 2, then 3, then 4. And we don't study like history, geography, or sometimes we study history, sometimes polity, internal security, everything is botched up. So when you give a test series, you know कि in a fortnight you will have to write a test on these many topics. So आपका पूरा information would be condensed on एक. तो आप 15 दिन पहले मान लीजिए 15 दिन का गैप है हर टेस्ट में, या 10 डेज़ का गैप है, वो 10 डेज़ को जस्ट प्लान जुडिशियसली कि एवरी डे मैं उस पर्टिकुलर टेस्ट को कैसे कवर करूँगा या करूँगी. उस आपका क्या होगा, पूरा इन्फॉर्मेशन उस टेस्ट का एक जगह पे अरेंज हो जाएगा. एंड दैट इज़ समथिंग विच विल हेल्प यू इन द फाइनल एग्जाम. So test series are extremely important. Writing answers is very important. And while we are writing answers, they say all of the ones who spoke, they talked about how to add value to your answer. कैसे enrich करना है. जैसे diagram है ना, flow chart बताया, कितना अच्छा flow chart बताया poverty पे. एक flow chart बनाया, पूरा poverty का खत्म हो गया. At least एक basic level हमने explain कर दिया. फिर उसके बाद डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के हिसाब से हम पॉवर्टी को इलाबोरेट कर देंगे कि एग्जैक्टली इसमें पूछा क्या है. ठीक है, तो ऐसे फ्लो चार्ट्स. देन यू हैव फैक्ट्स. यू नो, टाइम एंड अगेन यू कम अक्रॉस फैक्ट्स इन द न्यूज़पेपर, समवेयर एल्स. अभी द इकोनॉमिक सर्वे इज आउट. Economic survey is one of the most important documents. I'm telling you, the budget, the economic survey. Straightforward, you can have some keywords from the economic survey and quote it in your answers. And you can just write, according to the economic survey, this is something. Like when we studied the last year's economic survey, there was something called as the fertility stopping rule to explain the preference of male child. अभी किसी को कुछ नहीं पता है, just note that word from the fertility stopping rule from the economic survey and substantiate your point in women's issues. एक impact उससे ये जाता है कि the one who's giving the paper, he is in touch with the contemporary reality. And that is why, you know, आपके prelims के notes या prelims के example आपको means में help कर सकते हैं. Anything that you're reading for that year's prelims, कुछ statistic हम पढ़ेंगे, we'll read some committee which is coming out with some kind of report. That notes you can use it in your answer to substantiate your point, you validate your argument. And mind you, like one person asked, है ना, आपने पूछा कि कितना बनाए, ये भी बनाए, वो भी बनाए. See, all of this is salt. Salt को क्या कहते हैं? स्वादानुसार.
तो स्वादानुसार उतना ही इस्तेमाल करें जितना उससे स्वाद बढ़े, ऐसा नहीं पूरा सॉल्ट डाल दिया, कंटेंट ही नहीं लिखा। तो दैट इज़ योर सॉल्ट ऑफ योर आंसर, उसको बहुत ही लिमिटेड पर्सपेक्टिव में आपको यूज़ करना है अपने आंसर में, एंड दैट रियली एनरिचेस योर आंसर। दूसरी चीज़, यू हैव टू गेट अ टेस्ट सीरीज़, कहीं पे भी यहाँ पे यू हैव टेस्ट सीरीज़, आई जॉइंट यहाँ पे टेस्ट, तो इवैल्यूएशन अच्छे से होता है, एवरीथिंग इज़ डन, टेस्ट लेंगे उससे फ़ायदा होगा। कीप राइटिंग आंसर्स, डोंट हैव एन इनर्शिया ऑफ आंसर राइटिंग, एंड लास्टली जस्ट टू सम अप एवरीथिंग से मुझे ऐसा लगता है कि इस एग्ज़ाम के 2 पार्ट्स हैं। See, one is what we are reading, what we are studying, material है, ये है. This is all the things that we do. Everybody does. But there's another aspect, and that is the psychological aspect. See, every one of us is fearful. पेपर्स और करंट अफेयर्स में जो भी नया चल रहा है वो मुझे हमेशा इंटरेस्टिंग लगता था। इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या हो रहा है, क्या सोशल रियलिटीज़ हैं, कहाँ क्या हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन पे और हमारे कंट्री पे, तो उसको आप अपना एक बेस बना सकते हो। आप करंट अफेयर्स बेस्ड प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसलिए भी क्योंकि अगर आप मेंस एग्ज़ाम देखेंगे तो काफ़ी डायनामिज्म आ गया है, केवल प्रीलिम्स में नहीं बल्कि जनरल स्टडीज़ पेपर 2, पेपर 3 में भी आप देखेंगे कई सारे ऐसे सवाल हैं जो करंट इवेंट्स से इंस्पायर्ड होते हैं, उन पे बेस्ड रहते हैं। तो जब आप न्यूज़पेपर बेस्ड, करंट बेस्ड पढ़ाई करते हैं तो वो आपका प्रिपरेशन वहाँ से भी कवर हो सकता है। दूसरी जो चीज़ मैंने जिस पे बहुत फोकस किया वो थी आंसर राइटिंग। While I just saw the paper once when I just saw through it, I was really skeptical about my history and geography preparation. But I came across the questions, a lot of questions coming from the society sections, about 5 to 6 questions from there. So I got a little easing point on that front. So prepare your things well. You don't know what questions are asked and in what proportion. So please prepare everything. Coming back to the question 6, define mantle plume and explain its role in plate tectonics. So this is a very straightforward, typical geography question picked up directly from the NCERTs or any book you'll find. Very basic question. Mantle plume. So I actually made a drawing of the earth. The drawing that we make when we talk about the mantle plumes. So it's like that we mention it. I'm not drawing it on a whole. So this could be the core of the earth, and can have the mantle, something like this. So I just tried to show the mantle plume that is there. Okay. See, in geography it's very important that you could supplement your answer with a diagram. So I defined it very clearly that mantle plumes are important, the gases that are that are coming out from the heated core of the earth, and then explain its role in plate tectonics. The second part of the question is explain its role in plate tectonics. So you got to know what plate tectonics is. So in very brief, I just mentioned that plate tectonic theory was given by this and this, and what it really meant, what it really theorized. And then I said that how mantle plume, how the energy which is being released from here, how it leads to the movement of the plates. Even not only movements, but how the landforms can also be formed and changed here. We have other disasters which might also come up. So in the second part of the question, I focused on the disasters, the landforms, like the earthquakes, etc., which might come from these mantle plumes. Coming next to question number 7, what are the consequences of spreading of dead zones on marine ecosystem? So this is like a geography environment question that is being asked. Consequences of spreading of dead zones. Now dead zones is put in quotes on marine ecosystem, right? When I saw this question, I was just thinking, how do I explain dead zones? And how do I read somewhere in the environment section that if we have this eutrophication or excessive nutrients, if they are there in the water bodies, then a dead zone might form, and that vague idea I had. So in order to construct an answer, I highlighted some keywords: consequences, dead zones, and marine ecosystem. So in order to start the answer, you can just start from marine ecosystem. You can explain what marine ecosystem is, because that's the basic theme of the question. And then you can I also talked about the dead zones.
Talking about dead zones, I was reminded of some kind of a diagram. I don't know where, I might have seen it. So I just drew that there's this water body, and here it's all good. They're all fish here. Everything is fine. But then there's a dead zone here. And in order to show that even the the biodiversity is harmed because of dead zones, I tried to make a couple of fish here and showed that they are no more. So they are dying over here in the dead zone, and there's a lack of nutrients and oxygen here in the dead zone, and try to show that not much is there here. So a little bit of a diagrammatic representation of how dead zone could be, just to supplement my answer writing. So I explained what dead zones are, and then I moving directly now to the consequences. It can harm the biodiversity, it can harm the health of the lake and its own rejuvenation capacity. Okay, all of these points I tried to cover, and I also tried to touch upon the reasons why dead zones are formed. See, consequences are fine, just in little bit 1 or 2 points you could also mention why or how the dead zones might be formed at the initial level. Then you can move on to the consequences part. Since we are beginning the general studies paper 2, there's one thing I would like to tell you in advance. The thing is that GS2 is about the polity, the constitution and areas around it. So it's better if you are able to quote the article from the Constitution of India which is relevant to what is being asked. For example, we will take up questions and I will illustrate there how I mentioned the article just in the introduction to give a sense that I was aware where this is placed in the Indian Constitution. The second thing is, there's a document by Niti Aayog called the 3-year action agenda. Now that document covers in detail about so many things about urbanization, energy security, environment, governance. So a lot of topics of general studies paper 2 and 3 are covered there in a lot of detail. So please, you can read that document and it will enrich your answers with a lot of data and keywords. Moving now to the question. In the light of recent controversy regarding the use of electronic voting machines, what are the challenges before the Election Commission of India to ensure the trustworthiness of elections in India? अब ये सवाल ऐसा है कि हमें context दिया है कि EVM में controversy हुआ है. That's only the context, but that's not the question. The question is challenges before the EC. Challenges before EC, Election Commission. So how I started in the introduction, I just quoted that in Article 324, you have the Election Commission mentioned, and there the powers are that superintendence and control of the election, conducting of election is there with the Election Commission of India. That's how I started. Then moving on directly, since it's a 10 marker, so you can't go into so much of details, you just have 150 words and 7 minutes. So directly going to the challenges. Now challenges towards the trustworthiness. So I divided my answer into a lot of challenges, like I took a political challenge. So I wrote how political parties are trying to question the credibility of the EVM or the Election Commission, the partiality, how politically it is being challenged. Then I took up the point of economic challenge of trustworthiness. Why economic? Because as and when the population is increasing and you need more manpower to manage elections, to maintain its credibility. So that's again a challenge. Then demographic, again as I mentioned, the youngsters are increasing, the voters are increasing who are now coming of age. So that's again a challenge for maintaining the trustworthiness. Then security challenge. There are some incidences of booth rigging, or like earlier we had this ballot papers, there were instances of ballot papers being destroyed or taken away. So some security challenges are there in front of EC. Then one more that came to my mind at that moment was technological challenges. Technological in two contexts. One was social media. Because of social media, spreading of fake news is very easy, right? So anybody can defame the EC and it can somehow malign the
trustworthiness of it. So this is again a challenge for the Election Commission, that it should not be swayed by the fake news that is being spread on social media. And other technological thing we can talk about is how that different hacking is also going on. You know, new cyber security hackers are coming up, and they might end up somehow, despite the fact that our EVMs are, they are independent standalone machines, but still the entire setup, the entire thing needs to be also updated along with the technology. So those are the challenges. But I'd also say one thing here, even if the fact that question does not ask you specifically about the solutions, you should be mentioning some or the other positive line at the end of your answer. Don't leave it like very dark thing that, all problems and you don't know what to do. Try and include some or the other positive points, either that have already happened or which can happen, or you can use that measure. So I here mentioned at the end of the answer, I mentioned how VVPAT, the voter verified paper audit trail, is now being there. How the Supreme Court says that a certain percentage of the papers are to be counted absolutely. Then I also mentioned how citizen awareness is being created. How EC also organized a kind of a seminar and asked the political parties, to send their representatives and try and hack the EVM. That was like an open challenge that EC put up in front of the country, and nobody has ever been able to hack the machine. So these are initiatives that have been taken, and you also know that the Election Commission of India is like a model for so many countries in Africa and in Asia who are trying to conduct free and fair elections. So that is a positive point in the field of EC. And now we'll move on to the General Studies paper 3. So let's just pick up question. Question is, access to affordable, reliable, sustainable and modern energy is the sine qua non to achieve sustainable developmental goal. Comment on the progress made in India in this regard. Look at the focus of the question. They are just giving you an overall theme, that sustainable developmental goal we have to achieve. But the focus of the question is to comment on the progress made in India. So it's exclusively about India and not in general. Telling you about this question, sustainable developmental goals are so much in use. And I always say that you can use it in your conclusion framework. So, and you got a direct question from sustainable development goal. So they are extremely important. While I read this question, what was moving in my mind was that the sustainable developmental goal number 7 is something related to power and energy. So I read the words access to affordable, something that all can afford, reliable, it continues, then sustainable, it's not harmful to the environment, and modern energy. So I think the kind of a linkage of the question is actually towards renewable energy. The bent of the question is towards renewable energy, modern energy. And so I started by simply saying that sustainable developmental goals are, something which are very important for us. How they play a big role in not only the environment, but also for overall development. That I wrote in the intro, because I knew that the entire answer is going to be specifically on energy. So I opened up with this, and then I moved on to energy. And commenting on the progress in India especially means that you're also going to substantiate your points by supporting them with the example of government schemes. So I had a lot of government schemes coming in my mind at that moment, like the first one, Ujjwala scheme for LPG providing to poor women households, that is there. So I quoted Ujjwala. Then Ujala, Ujala is something related to the LED, Unnat Jyoti, affordable LED for all, that is Ujala. So these schemes I quoted in the body of the answer. Ujjwala, Ujala. And one of the most important things in global context, if you're talking about energy, is the International Solar Alliance, which India has initiated. So that is something I specifically mentioned. And I also talked about Kusum. This scheme is actually for promoting
for promoting solar pumps in our country. So this is also a pertinent scheme here. So I first of all gave a brief idea that yes, I recognize that India is making good progress in this regard. But then before ending the answer, I also said that India needs to do much more. Even today, the coal is playing a big role in our energy utilization. That was asked in last year. So before I could conclude the answer, I said that yes, some negatives remain. We need to make greater progress. It's not that we are completely on the right track, but there are certain loopholes which need to be filled. For example, in the solar energy, the manufacturing of solar panels does not largely happen in our country because of the absence of raw materials. So these are some of the drawbacks which we need to work upon. I summed up the answer there. In this segment, we would now be moving on to understand my thought procedure for General Studies Paper 4. Talking about GS4, GS4 is that paper which is very different from other subjects. We read the newspaper, we read the entire material for general studies, we read our optionals, but GS4 is different in itself because GS4 has an entire different subject perspective. We talk about the ethical perspectives that are required for a civil servant to have, and in the second part of the paper we have case studies also. So I'll just take you through my approach in this entire paper while I was attempting it. Coming to the question, state the 3 basic values, universal in nature, in the context of civil services, and bring out their importance. So the question has, I would say, 2 parts. First is about stating the 3 values and note the word universal. So it's more about universal in nature, not a very specific value but universal value. And in this context, you have to bring out the importance also. So it's a very straightforward 10 marker. I attempted the paper in the serial order as the questions were. And since the ethics paper is said to be a little bit lengthy, it's always good to just start writing and keep a tab on the time. That is equally important. So in this question, I think I noted 3 basic values. The first value I talked about was integrity. So I explained what was it, just tried to define it somehow, and then I tried to bring out its importance in the civil service context. So I used an example that how integrity is very important because there's a lot of decision making power. So it's important not only integrity of in case of power, but since you have to deal with money also, integrity is extremely important. And the second value that I talked about was compassion. I always felt, and even now I feel, that compassion is a value which is there in the civil service. Then a very fundamental change could be there. So this was the second value that I quoted. And I try to explain what is it when you feel about some other person, when you're sensitive about other person's feelings. And then I try to say that in the society, there are many marginalized sections and there could be people or cases which are very peculiar. So in those cases, it is good to be compassionate. If you have that value, then maybe our way of approaching that particular person and case would be different. And the third thing that I think I've quoted is discipline. See, this is a very general question, so you can have your own views on it. Whatever basic value that came to my mind in that moment, I just quoted and I explained how it is important for a civil servant. All the very best to you and good luck. Thank you so much.